तो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। मैं हूं मेघा और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं 15 मार्च को यानी आज जो सीटेट का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से जो हैं 15 मार्च के पेपर जो पटवारी का पेपर है उसमें क्वेश्चन बने हुए हैं। ये आज से जो है पेपर स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा 15 मार्च को पटवारी का पहला पेपर हुआ था और आज से जो है पेपर अब आगे चलते ही रहेंगे। तो आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को आप लोग देखिए कि आपकी तैयारी कैसी क्या है। इस पेपर में आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर आप जो 15 मार्च का जो बच्चे पेपर देकर आए हुए हैं उनके कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने क्वेश्चन गलत रहे, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं पूरा पेपर आप लोगों के सामने जो है लेकर आई हूँ। मुझे बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन बताए हुए हैं जो पेपर देने गए थे कि मैम ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। तो वो सारा मैं आज ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके साथ मैं एनालिसिस करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना लंबा किए हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है तानसेन को कहाँ दफनाया गया था। ठीक है, तानसेन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बना हुआ है आज के पेपर में। तो तानसेन से रिलेटेड मैं आपको जो है डिटेल्स में और भी चीज़ें बताऊंगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो क्या है कि जो क्वेश्चन बना हुआ है उससे रिलेटेड आगे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बना हुआ था कि कहाँ दफनाया गया था तानसेन को। तो तानसेन को दोस्तों ग्वालियर में दफनाया गया है। ठीक है, मैं भी ग्वालियर से ही बिलोंग करती हूँ। तो तानसेन को जो है ग्वालियर में दफनाया गया है। ठीक है, तो ये तानसेन से रिलेटेड मैं आपके सामने और भी फैक्ट लेकर आई हूँ। देखिए आप लोग, तानसेन का मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बच्चों आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। तानसेन का बचपन का नाम राम तनु था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आगे पूछ सकते हैं कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था। ठीक है ना। तानसेन संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे। किसके शिष्य थे तानसेन? संत मोहम्मद गौस। ठीक है ना। तानसेन ने 12 वर्ष की आयु में स्वामी हरिदास के पास जो है अपनी संगीत की जो शिक्षा थी उसका अध्ययन किया था। किसके पास किया था? स्वामी हरिदास के पास किया था और 12 वर्ष की आयु में। ठीक है ना, हरिदास से इन्हें संगीत को सीखा है। तो हरिदास के बाद तानसेन को मोहम्मद गौस के साथ 3 साल तक शिक्षित किया गया। ठीक है ना। उन्होंने पहले हरिदास के साथ जो है संगीत का अध्ययन किया और फिर उनको संगीत का अध्ययन किसने कराया? मोहम्मद गौस ने। कितनी साल? 3 साल। तो तानसेन को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तानसेन समारोह का आयोजन क्यों किया जाता है? तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि तानसेन समारोह क्यों मनाया जाता है, तानसेन के बर्थडे के दिन या फिर ऐसा कुछ। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि तानसेन समारोह जो है तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, तानसेन समारोह हर साल कब मनाया जाता है? दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चिन्नौर चावल के लिए किसे जीआई टैग मिला है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आज के पेपर में कि चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग किसे मिला हुआ है। तो किसे मिला हुआ है दोस्तों? बालाघाट को जो है जीआई टैग मिला हुआ है चिन्नौर के चावल के लिए। तो चिन्नौर के चावल पे हम थोड़ा डिटेल्स और पढ़ लेते हैं। तो देखिए, चिन्नौर के चावल का हम डिटेल्स आप लोगों के सामने पढ़ रहे हैं कि चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्यतः बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? बालाघाट क्षेत्र में। बालाघाट में पाई जाने वाली चिकायुक्त दोमट मिट्टी यहाँ चावल उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना। चीका युक्त जो मिट्टी है वहाँ पे, दोमट मिट्टी, ये जो है इसके उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। तो ये कहाँ होती है? बालाघाट में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा नहीं है? बुंदेलखंड का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से 3 ऑप्शन जो थे वो बुंदेलखंड का हिस्सा थे। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था शहडोल। ठीक है, शहडोल जो है वो बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। अब बुंदेलखंड के कौन कौन से हिस्से हैं उसके बारे में हम नीचे डिटेल्स में आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, ये डिटेल्स हम आप लोग को बताते हैं इसका। ये देखिए, बुंदेलखंड भारत का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, जालौन, ठीक है, म्हाव,
हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, और मध्य प्रदेश के 6 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर ये शामिल हैं। ठीक है ना, इतने क्षेत्र जो हैं शामिल हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बुंदेलखंड के बारे में और जानते हैं कि झांसी बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर है, और झांसी के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों? सागर आता है। कौन सा आता है? सागर। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? तो झांसी है, और झांसी बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर, और दूसरे नंबर पे सागर आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल्स पढ़ें तो देखिए, 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता बोलते हैं इसे, प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल्स हमने पढ़ लिया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना हुआ था, पेपर में पूछा गया था कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो कितने समय के लिए दोस्तों? 3 वर्ष के लिए जो है लगाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, इसका डिटेल्स पढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। कितने वर्षों तक रह सकती है दोस्तों? 3 वर्ष तक। भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग अच्छे से डिटेल्स इसका पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका और डिटेल्स बताती हूँ कि यह अनुच्छेद पहली बार पंजाब राज्य में उपयोग किया गया। ये पहली बार कब लगाया गया था, कहाँ पर लगाया गया था? तो पंजाब राज्य में इसका जो है उपयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कहाँ पर सबसे अधिक लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में। पहली बार कहाँ लगाया गया था? पंजाब में। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। कौन कौन से आपातकाल होते हैं भारत में? पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये अनुच्छेद 1956 में है। ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल होता है, ये अनुच्छेद, इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, ये 3 भारत के 3 आपातकाल हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है आज के पेपर में कि लाल बाग महल पैलेस कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो लाल बाग महल पैलेस कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये इंदौर में है। कहाँ पर है? ये है इंदौर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1886 में हुई थी। ठीक है ना। लाल बाग महल इंदौर में है और 1886 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका निर्माण जो कराया था वो महाराजा शिवाजी राव होलकर ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? महाराजा शिवाजी राव होलकर ने। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना इंदौर में ही स्थित है। इंदौर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजवाड़ा महल जो है वो भी इंदौर में ही स्थित है। महल का जो निर्माण हुआ था वो वर्ष 1777 में मराठा साम्राज्य के होलकरों द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि शंकर दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है। शंकर दयाल शर्मा का संबंध दोस्तों कहाँ से है? तो शंकर दयाल शर्मा का संबंध दोस्तों है अपना भोपाल से। कहाँ से है? भोपाल से संबंध है। तो शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है ना। मुख्यमंत्री 1952 से 1956 तक कौन रह चुके हैं? भोपाल के शंकर दयाल शर्मा रह चुके हैं। ठीक है ना। इसलिए इनका संबंध किससे है? भोपाल से है। शंकर दयाल शर्मा ने 1952 से और ये 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। ठीक है ना। भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। ठीक है ना। ये राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, भारत के 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहले ये भोपाल में मुख्यमंत्री थे और फिर ये बाद में 9वें राष्ट्रपति जो है भारत के बने हैं। ठीक है ना। 1992 से 1997 तक ये जो है राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, देखिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निमोनिया से पूर्ण रूप से सुरक्षित कौन सा है। तो ठीक है ना, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, इसके आंसर बच्चों को शायद ऑप्शन नहीं पता होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन होंगे उस हिसाब से जो है आप लोग इसके आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे काफ़ी, तो इसमें से करेक्ट आंसर था अपना मेरठ। कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, मेरठ से जो है क्रांति शुरू हुई थी 1857 की। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल जानें तो भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो था ये विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट यह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों यानी सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था दोस्तों, ये मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हम 10वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये हमारा ये किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो दोस्तों ये इसका आंसर था 1993 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1993 में पारित हुआ था मध्य प्रदेश में पंचायती राज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को पारित हुआ था। पंचायती संस्थानों की स्थापना के लिए विद्यमान कानूनों में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियम किया गया था। क्यों किया गया था, इनकी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 11 पे हम आ गए हैं। देखिए हमारा 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण द्वार है, मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किसे कहते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये बुरहानपुर को कहा जाता है। पेपर 2 का क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किसे कहा जाता है। बुरहानपुर को जो है मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए हम 12 क्वेश्चन पर आ गए हैं। हमारा 12 क्वेश्चन पूछा गया है कि 73वां यानी 73वां अधिनियम से एक प्रश्न बना हुआ था। प्रश्न क्या था ये बच्चों को नहीं पता था, इसलिए वो मुझे डिटेल्स में नहीं बता पाए कि प्रश्न क्या था। तो लेकिन इस से 73वें अधिनियम से जो है क्वेश्चन बना हुआ है, पेपर में पूछा गया है। पेपर क्वेश्चन क्या है ये अभी पूरा पता नहीं है, तो इससे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स इसका बता देती हूँ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है ना, आप ये थोड़ा पढ़ लीजिए, शायद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा कि गठन कब किया गया था। आई थिंक तो मैंने उसका आपको जो है थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता दी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिला सड़क रख रखाव का निर्माण कौन करता है। ठीक है ना, जिला सड़क का रख रखाव का निर्माण कौन करता है, तो दोस्तों कौन करता है, जिला परिषद करता है। कौन करता है, जिला परिषद करता है। इसकी अगर हम और बात करें तो जिला और ग्रामीण सड़कें या ये सड़कें बड़े गांव और कस्बों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। ठीक है, जिला और ग्रामीण सड़कें जो होती हैं ये सड़कें क्या है, बड़े गांव कस्बों को जो है दोस्तों एक दूसरे से जोड़े रखती हैं, एक दूसरे से जोड़ती हैं। इन सड़कों की देखभाल का जिम्मा जिला परिषद का रहता है। इन सड़कों की जो इस टाइप की सड़कें होती हैं इनका जिम्मा, इनकी देखभाल करने का जिम्मा किसका रहता है, जिम्मेदारी किसकी रहती है दोस्तों, जिला परिषद की रहती है। वहीं ग्रामीण सड़कें जिले की सड़कों से जुड़ी होती हैं। ग्रामीण सड़कें जो होती हैं, जो गाँव से सड़क निकलती है वो जिलों की सड़कों से आकर जो है जुड़ जाती है, जुड़ी हुई होती है। इनका निर्माण एवं देखभाल की जिम्मेदारी गांव की पंचायत द्वारा होती है। जो गांव की सड़कें होती हैं उनकी उन सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, गांव की पंचायत की होती है। जिला परिषद जिला सड़कों का जो है बनाते हैं और उनको अनुरक्षित करते हैं। ठीक है ना, देखिए जिला सड़कें जो होती हैं उनका जो देखभाल करती है वो जिला परिषद करती है। गांव की सड़कें होती हैं उन्हें गांव पंचायत, जो ग्रामीण पंचायत होती है वो करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। कंबोडिया मंदिर का संबंध है। देखिए कंबोडिया मंदिर के बारे में दोस्तों आज का क्वेश्चन जो हमारा पूछ लिया गया है कि कंबोडिया मंदिर का संबंध किससे है। तो ठीक है, तो जो है ऑप्शन में बहुत सारी 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से जो है ये अंकोर वाट जो था ये करेक्ट आंसर था। अगर अंकोर वाट की जगह रामायण या महाभारत भी आ जाता है तो आप उसको करेक्ट टिक कर देंगे, क्योंकि कंबोडिया मंदिर का संबंध रामायण महाभारत से भी है। ठीक है ना,
वैसे ऑप्शन में ये नहीं पूछा गया था, रामायण महाभारत नहीं दिया था, लेकिन अगर नेक्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये दो चीज़ें दे दी जाती हैं, फिर इनमें से कोई एक चीज़ दे दी जाती है और ये अंकुर वाट नहीं दिया जाता है, तो आप ये दोनों को भी टिक कर सकते हैं, इनमें से किसी को भी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। क्या नाम था इसका? यशोधरपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट इसके बारे में, कंबोडिया मंदिर के बारे में और डिटेल्स है कि इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, उनके शासनकाल में हुआ था, और यह एक हिंदू मंदिर है। ये तो सिंपल सी बात है कि जब रामायण और महाभारत से संबंधित है तो हिंदू मंदिर ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम 15 पे आ गए। देखिए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका डिटेल्स हम पढ़ते हैं कि देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ। इसमें 85% खर्चा केंद्र और 15% राज्य सरकार का होता है। इसमें जो 85% खर्चा होता है वो केंद्र सरकार का होता है, 15% खर्चा होता है वो राज्य सरकार का होता है, टोटल 100% हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं। डलहौजी ने दिलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन में किस सन में भेजा था। दिलीप सिंह को पेंशन देकर लंदन में किस सन को भेजा था। तो सन पूछी गई है दोस्तों, पेपर में सन पूछा गया है, तो 1854 में जो है डलहौजी ने दिलीप सिंह को पेंशन देकर भेजा हुआ था। कहाँ भेजा था दोस्तों? लंदन भेजा हुआ था। 17 क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है। तो सूफियाना दोस्तों जो है वो जम्मू कश्मीर का संगीत है, लोक संगीत है। कौन सा? सूफियाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि यादव राय ने 14वीं शताब्दी में बाय गॉड की नींव डाली। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन कुछ अभी पूरा नहीं है, ये बच्चे पूरा नहीं बता पाए क्वेश्चन। ये यादव राय ने 14वीं शताब्दी थी उसमें बाय गॉड की नींव डाली थी, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपना बना हुआ था। क्वेश्चन क्या था ये हमें नहीं पता है, ऑप्शन क्या था ये भी मुझे अभी कुछ भी इसके बारे में नहीं पता है, बस थोड़ा थोड़ा ये पता है कि इस टाइप से जो है क्वेश्चन 15 तारीख के पेपर में, आज के पेपर में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। चोरपुरा शिव मंदिर किस सदी में बनाया गया है, सॉरी ये भी पूछा गया था, ठीक है ना, किस सदी में बनाया गया है चोरपुरा शिव मंदिर। वंश से प्रश्न बना हुआ था, ठीक है, किसी का वंश पूछ लिया गया होगा। देखिए और क्वेश्चन बने हुए थे अपने। रियो डी जनेरो 2020 में सबमिट हुआ था, उसके एजेंडा कौन घोषित हुए थे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों बना हुआ था। और अब हम साइंस पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन जो ऊपर बने हुए थे इतने पूछे गए हैं पेपर में। अब साइंस में क्या क्या क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे गए हैं आज के पेपर में, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, साइंस में क्वेश्चन पूछे गए थे कि बाल और नाखून किस ऊतक से बने होते हैं। बाल और नाखून की बात पूछी गई थी कि ये किस ऊतक से बने होते हैं। तो देखिए, मानव नाखून और बाल किससे बने होते हैं दोस्तों? केराटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? केराटिन से। तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों केराटिन। जो लोग केराटिन टिक करके आए होंगे उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि निम्न में से स्वयंपोषी कौन है। स्वयंपोषी कौन है? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयंपोषी कौन है दोस्तों? हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना। स्वयंपोषी कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। साइंस में ये क्वेश्चन बना हुआ था कि शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री ये सेंटीग्रेड जो है ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काली चूना होगा शायद यहाँ पे, ठीक है ना, का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो ये जो है इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2, ठीक है। रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ था। रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित। रियो शिखर सम्मेलन में आप लोग को बता देती हूँ कि ये क्या होता है, किसे कहते हैं।
देखिए, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्या का समाधान करने के लिए यह एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका नाम है रियो शिखर सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, ये रियो शिखर सम्मेलन से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, बना हुआ है। लिक्विड लाइन से क्वेश्चन बना हुआ था दोस्तों कि लिक्विड लाइन क्या है। ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन दिए होंगे उसके हिसाब से जो है इसका आंसर हम टिक करेंगे। ऑप्शन हमें पता नहीं है, मात्र हमारे पास अभी सिर्फ क्वेश्चन आया है कि ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, सेरिब्रल प्लेसी रोग किससे होता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसके भी जो ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से उसको टिक किया जाएगा। ऊष्मा का अच्छा संवाहक है, ऊष्मा का अच्छा संवाहक है, तो इसका आंसर दोस्तों पारा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है। बुझे हुए चूने का भी सूत्र वही है जो कली चूने का सूत्र था ऊपर। ठीक है ना, CaOH। ठीक है, कली चूने का भी देखिए मैंने आपको भी बताया था CaOH। ठीक है ना दोस्तों, CaOH2 ये इसका भी फॉर्मूला था, और जो है बुझे हुए चूने का भी फॉर्मूला CaOH2 ही है। प्रोटोजोआ अवशिष्ट से जो है एक प्रश्न बना हुआ था। जल का pH मान दोस्तों पूछा गया था कि जल का pH मान कितना होता है। तो जल का जो यानी पानी होता है उसका pH वैल्यू जो दोस्तों होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि CaCO3 का रासायनिक सूत्र क्या है। CaCO3 का रासायनिक सूत्र या इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। भारत की गंगा डॉल्फिन क्या है? गंगा डॉल्फिन क्या है, इससे क्वेश्चन बना है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की गंगा डॉल्फिन क्या है। तो दोस्तों यह एक जलीय जीव है। क्या है? जलीय जीव। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं कि गंगा डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन भी बोलते हैं इसे, जो ये जलीय जीव है इसे गंगा डॉल्फिन या फिर सुसुवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन या सुसुवी कहा जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है ना, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं या फिर सुसुवी कहते हैं। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। ठीक है ना, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ओके। नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू की नदी प्रणालियों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, किस किस नदी में जो है गंगा डॉल्फिन पाई जाती है? तो ये बताया गया है कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश में। ठीक है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है, नेपाल में जो है गंगा को गंगा कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र और ऐसे बांग्लादेश में मेघना, ऐसा कुछ रहता है, कहते हैं। तो कर्णफुली सांगू की नदी जो है इनमें जो गंगा डॉल्फिन जो है पाई जाती है। ठीक है। आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को 1801 में खोजा गया था। कब खोजा गया था दोस्तों? 1801 में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? तो जो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। सबसे छोटा ज्ञात जीव माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, इसको आप हटा देना। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटे मुक्त जीव हैं और बैक्टीरिया के सबसे सरल माने जाते हैं। ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि श्वास तंत्र, ये गलत है थोड़ा। ठीक है ना, श्वास तंत्र से संबंधित रोग कौन सा है? जो है हमारी सांस से संबंधित जो रोग होता है दोस्तों, वो कौन सा रोग है? तो ये दमा जो रोग होता है जिसे अस्थमा कहते हैं। ठीक है ना, ये सांस से संबंधित रोग होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो जिसमें ये दमा और अस्थमा जो था बिल्कुल सही था। दमा की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो दमा एक गंभीर बीमारी है जो हमारे जो जहाँ से हम सांस लेते हैं उसको प्रभावित करती है, हमारी सांस लेने को प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो ये हवा को अंदर बाहर करती है फेफड़े से। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, दमा होने पर इन नलिकाओं की भीतरी दीवार में सूजन आ जाती है। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं 16 कि जर्नल क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जर्नल क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जो है इसका फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए ये जो है फॉर्मूला, ये CaOH2 ये कली चूना का ही फॉर्मूला था, भुजे हुए चूना का भी था। ठीक है ना, तो इसे ढले हुए चूने के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भुजे हुए चूने के रूप में। DNA से
दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है आज के पेपर में। क्या क्वेश्चन था ये पता नहीं है, लेकिन डीएनए से रिलेटेड बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन जो है बना हुआ है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चक्रवात का केंद्र क्या है? तो आँख है। चक्रवात का केंद्र पूछा गया है तो आँख है। चक्रवात के केंद्र को आँख कहा जाता है। ठीक है ना, चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे आँख कहा जाता है। और चक्रवात कोर एक बादल रहित शांत क्षेत्र है, इसे आँख कहा जाता है। ठीक है ना। पीयू का रासायनिक नाम पूछा गया था। ठीक है, तो प्लूटोनियम था। पीयू का रासायनिक नाम क्या था? प्लूटोनियम। ओके दोस्तों, प्लूटोनियम एक दुर्बल ट्रांसयूरेनिक रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये डिटेल्स मैंने इसका दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस है, जो यहाँ भी होगा, पर जो जल का घनत्व होता है दोस्तों वो अधिकतम 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यू आएगा। ठीक है, होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 22 पे हम आ गए हैं कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर दोस्तों क्या होता है? प्रथम पोषी स्तर स्वपोषी या उत्पादक होता है। क्या होता है प्रथम स्तर? स्वपोषी। ठीक है, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं। मिश्रित उर्वरक कौन सा है? मिश्रित उर्वरक कौन सा है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसके ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको करेक्ट आंसर बताना था कि ये जो है मिश्रित उर्वरक है। बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बुरहानपुर दोस्तों ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बुरहानपुर जो दोस्तों है जो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, यह कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है ना, बुरहानपुर अपनी रणनीतिक स्थान के कारण इसे दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है ना, दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार है उसे क्या कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? कि बुरहानपुर। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकेडमी कहाँ है? तो दोस्तों भोपाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकेडमी भोपाल में। कुचिपुड़ी क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी क्या है? गाना है, डांस है या फिर संगीत है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों एक डांस है। ठीक है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय डांस है। ठीक है ना, क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुशलावपुरी गांव से निकला है। ठीक है, वर्तमान में संगीत नाटक अकेडमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी। ठीक है ना, तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है दोस्तों? कहाँ का डांस है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का दोस्तों, आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। डांस से एक क्वेश्चन और बना हुआ है, वो आगे आएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो दांडी यात्रा 1930 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ठीक है ना, तो दांडी यात्रा के बारे में ये कुछ डिटेल्स है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। ठीक है ना, तो ये आप इसकी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने डिटेल्स भी साथ साथ में दी है, जिससे कि डिटेल्स मैंने आप लोगों को दोस्तों इसलिए दी है कि मान के चलिए कि 15 आज की डेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिए गए। अगले पेपर में जो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर बनते हैं तो अगर आप वो डिटेल्स पढ़ के जाएंगे तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन का भी जो है आप आंसर टिक करके आ पाएंगे। ठीक है ना, इस चक्कर में मैंने जो है आपको डिटेल्स पूरी बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन के साथ साथ आप डिटेल्स पर भी जो है फोकस कीजिए। ठीक है ना, उसको भी आप देखिए, उससे भी आगे के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल जो ये क्वेश्चन है ये आज के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 18 है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मणिपुर के नए राज्यपाल से प्रश्न बना हुआ है कि मणिपुर के नए राज्यपाल कौन हैं? तो अनसुईया उइके जो है वो मणिपुर के नए राज्यपाल हैं। 16 जुलाई 2019 को उन्हें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल उनको बनाया गया था। अनसुईया अब मणिपुर की जो है वो नई राज्यपाल होंगी। वहीं जनसंघ से जुड़े रहे 84 साल के विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है ना, अब जब अनसुईया बन जाएंगी मणिपुर की जो राज्यपाल अनसुईया बन जाएंगी
तो फिर छत्तीसगढ़ का कौन रहेगा? तो छत्तीसगढ़ का किसे बनाया जा रहा है? विश्वभूषण को, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का किसे बनाया जा रहा है? विश्वभूषण को बनाया जा रहा है। तो पहले छत्तीसगढ़ की अनसुईया थी 16 जुलाई 2019 को, उन्हें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनाया गया था। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, 30 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 69.32। कितनी है? 69.32 जो है 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय साक्षरता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर इतनी है। पुरुष साक्षरता 78.73 है और महिला साक्षरता 59.24 है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर इतनी है, यह पुरुषों में इतना और महिलाओं में इतना प्रतिशत है। ये आप लोग पढ़ लीजिए इसका डिटेल्स एक बार अच्छे से, ठीक है। इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट पेपर में। देखिए 31 हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अजीब पहाड़ी का शहर किसे बोला जाता है? अनेक अजूबों की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं है कि क्या दिए हुए थे, क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस किले को मध्य भारत का स्वर्ण कहा था, ठीक है। ये भी बना हुआ था कि महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये बना था कि मध्य प्रदेश में धान यानी चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पर है दोस्तों? बड़वानी में है। कहाँ पर है? बड़वानी में, ठीक है। मध्य प्रदेश में धान चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना बड़वानी में की गई है। इस केंद्र में धान की विभिन्न उन्नत किस्मों का अध्ययन, उत्पादन एवं अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सरूमरू क्या है? सरूमरू दोस्तों क्या है? तो ये एक महल, एक किला है। सरूमरू क्या है दोस्तों? एक महल या फिर एक किला है। महल या किला बोलते हैं, नहीं, सरूमरू जो है दोस्तों ये गुफाएं हैं। क्या है? ये गुफाएं हैं, ओके। सरूमरू एक प्राचीन मठ परिसर और बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल सिरोही जिले के बुधनी तहसील के ग्राम पान गुराड़िया के पास स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में हम और पढ़ लेते हैं थोड़ा कि यह स्थल सांची के लगभग 120 किलोमीटर दूर है। साथ ही से इस स्थल में कई स्तूपों के साथ साथ बिच्छुओं के लिए प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, ठीक है। ये सरूमरू क्या है? गुफाएं हैं। कुमार गंधर्व किससे संबंधित है? कुमार गंधर्व किससे संबंधित है? कुमार गंधर्व एक गायक हैं। कौन है कुमार गंधर्व? गायक हैं, ठीक है। कुमार गंधर्व भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है। कैसे गायक हैं? शास्त्रीय। लोक संगीत को शास्त्रीय से भी ऊपर ले जाने वाले कुमार गंधर्व जी ने कबीर को जैसा गाया वैसा कोई और नहीं गा सकेगा, ठीक है ना। कुमार गंधर्व 8 अप्रैल 1924, 12 जनवरी 1992 के नाम से प्रसिद्ध शिव पुत्र सिद्धराम कोमकाली के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। तो क्योटो सम्मेलन दोस्तों अपना हुआ था ये क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। क्योटो के बारे में ये डिटेल्स दिया हुआ है। अद्वैत पागे का संबंध किससे है? तो तैराक हैं ये, एक तरीके इनका जो है ये तैराक हैं, इंदौर के युवा तैराक हैं जिनका नाम क्या है? अद्वैत पागे, ओके। ये जो मंगेशकर पुरस्कार ये सिंगर थी ये किसको मिला था? ये कुमार सानू को मिला था। सॉरी, कुमार सानू को जो है ये पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। इसका डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। संशोधन किस अनुच्छेद में होता है? जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद में होता है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 368 यानी 368 जो अनुच्छेद है उसमें अनुच्छेद संशोधन होता है। संशोधन, ठीक है। संशोधन किस अनुच्छेद में होता है? तो 368। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? हिंद महासागर का मोती दोस्तों श्रीलंका को कहा जाता है। किसको कहते हैं? श्रीलंका को। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहते हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में, ठीक है। आपके घर का जो कचरा होता है वो कौन उठाता है दोस्तों? वो ये तो सभी को पता है, ठीक है ना।
देखिए, मैंने एक नृत्य की बात करी थी ऊपर कि एक डांस पूछा गया है, एक डांस और पूछा गया है, तो ये कुडियाट्टम जो डांस है जो पूछा गया है ये क्या है? तो ये एक तरीके का डांस है। कुडियाट्टम क्या है ये पूछा गया है, तो ये क्या है? एक तरीके का क्या है दोस्तों? डांस है। ये कहाँ पर होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। कुडियाट्टम उड़ीसा की एक नृत्य शैली है। उड़ीसा भारतीय राज्य उड़ीसा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है ना। उड़ीसी उड़ीसी भारतीय राज्य उड़ीसा की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, ठीक है ना। उड़ीसी उड़ीसा में होता है, लेकिन जो ये जो डांस है कुडियाट्टम ये भी क्या है? उड़ीसा में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आईपी का पूरा नाम क्या है। देखिए कंप्यूटर पे हम आ गए हैं। कंप्यूटर के अब क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, मतलब बता रही हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं। तो आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आईपी का फुल फॉर्म है, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट से प्रश्न बना है कंप्यूटर में। प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से भी प्रश्न बना हुआ है। कंप्यूटर सिक्योरिटी से भी प्रश्न बना हुआ है। एक्सेल से प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। पावर पॉइंट से जो है प्रश्न बना हुआ है। प्रोग्रामिंग भाषा अनुबंध नहीं की जाती, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, आउटपुट नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे हैं ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। कोई कह रहा है कि ये पूछा है कि इनमें से कौन सा आउटपुट नहीं है, तो मैंने इसलिए दोनों ही आपको लिख दिया, ठीक है। पावर पॉइंट 2010 को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है ना, ये पूछा है। पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों होता है .pptx, ठीक है, .pptx। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कीबोर्ड से एक प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एमएस ऑफिस से प्रश्न बना है। पावर पॉइंट 2010 को कैसे दर्शाते हैं ये अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। मेमोरी बेस्ड जो मेमोरी से है जो क्वेश्चन बना हुआ है। पीसी का पूरा नाम दोस्तों पूछा गया है कि पीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीसी का पूरा नाम दोस्तों होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन बना हुआ है अपना। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा कौन सी नहीं है? कैश मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। डीएसीपी से जो है दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, डिजिटल ऑडियो कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन डीएसीपी से प्रश्न बना है। इसका जो फुल फॉर्म है ये जो मैंने आपको बता दिया है कि डिजिटल ऑडियो कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और डेस्कटॉप पर आइकन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा स्टार्ट बटन और सर्च आइकन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट में कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती, ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा गया है। और पीसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना। देखिए हम मैनेजमेंट पे आ गए हैं। मैनेजमेंट से किस टाइप के जो है क्वेश्चन बने हुए हैं? प्रबंधन से, ठीक है। तो प्रबंधन पे हम आ गए हैं, तो इससे देखिए संगठन से प्रश्न बने हैं, ठीक है। प्रबंधन की परिभाषा पूछी गई है पेपर में। कौन सा कथन किसने कहा है ये पूछा गया है। कथन कुछ लिखा होगा नीचे, ये किसने किससे कहा है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण से जो है क्वेश्चन बना हुआ है। बजट से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। व्यापार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रबंधन क्यों आवश्यक है ये पूछा गया है, ठीक है। न्यायत्वरिक की रीट का अक्सर संरक्षण किस विधि द्वारा यूज होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। व्यवसाय में एलिवेटर पिच क्या होती है? जो एलिवेटर पिच होती है वो क्या होती है व्यवसाय में, ओके। सकीमिक मूल विधि के फायदे पूछे गए हैं। सामाजिक योजना में अधिक समय कौन रहता है? जो सामाजिक योजना में अधिक समय तक कौन बना रहता है, ठीक है ना। संगठन में प्रबंधन के उद्देश्य पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो मुझे बच्चों ने लास्ट में बताया, तो मैं उसको जो है सब्जेक्ट वाइज नहीं रख पाई हूँ, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। मैंने लास्ट में जो है इसको एक्स्ट्रा के जो एक्स्ट्रा बना के इसको रख दिया है, ठीक है। ये जब मैंने PDF बना लिया था, बच्चों ने मुझे क्वेश्चन बता दिए थे, उसके बाद फिर बाद में बच्चों ने मुझे और क्वेश्चन बताए हैं, तो इसलिए वो मैं उसमें नहीं
कर पाई, तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा अलग से जो है बना दिए हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछे गए थे। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आज 15 तारीख के पेपर में पूछे गए हैं कि वह रत्न जो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, देखिए इसकी हाइट, इसकी लंबाई पूछी गई थी। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, VHEL व्हील मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये शायद मैंने ऊपर करवा दिया है, शायद ऊपर मैंने मराठी एकेडमी करके करवाया है। ठीक है, मध्य प्रदेश धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? बड़वानी में। ये भी ऊपर जो है क्वेश्चन बता दिया है मैंने। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया है दोस्तों? तो 1992 में। लाल बाग पैलेस कहाँ है? इंदौर में। ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय जलीय मछली कौन सी है? तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन के बारे में भी हम ऊपर जो है चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं? तो दोस्तों कितनी है? 4 है। प्रकाश संश्लेषण पे क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा गया है निम्न में से जैव पदार्थ का नाम बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए होंगे, उसमें से जो है जैव पदार्थ का नाम क्या है ये आपको बताना था। शरीर का तापमान ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है ना, शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में ऊपर बता चुकी हूँ। यूरिया में क्या होता है ये क्वेश्चन बना हुआ है। मानव शरीर में बाल और दांत किसके बने होते हैं? ठीक है ना, ये भी मैं आपको ऊपर जो है बता चुकी हूँ किसके बने होते हैं। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? ठीक है, निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा असंगत होता है? ठीक है, ये युग में दिए होंगे कुछ, उसमें से जो असंगत जो मिसमैच होगा उसको आपको जो है टिक करना था। ठीक है, ये और हमारा नेक्स्ट क्या है कि उम्मीद किस प्रकार का शब्द है? तत्सम या तद्भव? उम्मीद किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है या फिर तद्भव शब्द है? ये आपको बताना था। संगठन का महत्व से संबंधित बताना था। ठीक है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? ये क्वेश्चन जो है बना हुआ था हिंदी में। तो बस इतना ही था आज के पेपर में। इतने क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। मैं जितना मेरे पे बन पड़ा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो पूछे गए थे आज के पेपर में। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि पटवारी का पेपर जो है किस लेवल पर पूछा जा रहा है, किस टाइप का पूछा जा रहा है। तो आगे के एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं उसके लिए ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं देखिए इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। ठीक है ना, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, अभी जो और आगे पेपर होंगे पटवारी के, उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मतलब इजी ही पेपर आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो इजी ही रहता है, और ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो इजी भी टफ बन जाता है। तो मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस मैं ये कह रही हूँ कि लेवल आप लोगों को पेपर का पता चल रहा होगा कि किस लेवल तक जो है क्वेश्चन जा रहे हैं, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में जो है अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।